आज हमारे साथ गोपालगंज जिला से लोजपा रामविलास के महासचिव मनिंदर ओझा जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बहुत सारी राजनीति के बारे में और इनके पार्टी के बारे में और जो चल रहा है अभी जो इलेक्शन आ रहा है उस पर बहुत सारी चर्चा के लिए आज हम इनको इनवाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपको ओझा जी हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। धन्यवाद आपको और आपके पॉडकास्ट पे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी देखने वाले हैं, आपके दर्शक लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने हमको आमंत्रित किया है अपने इस स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, अभी जो इलेक्शन का माहौल है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे जी कि यहाँ कैसा तैयारी है और आपकी जो पार्टी है यहाँ पे गोपालगंज में वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रही है इस इलेक्शन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लोजपा रामविलास का एक सशक्त और कर्मठ सिपाही हूं जी, जो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कदम में कदम मिला के चलने वाला एक सिपाही हूं। और जहां तक रही बात कि हम लोग अभी एनडीए गठबंधन के एक हिस्सा हैं जी, तो एनडीए गठबंधन की तैयारी पूरी तरह से हर बूथ लेवल पे हमारी तैयारी है। तो जहां तक हमारी तैयारी की बात है कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम एक लोजपा रामविलास के कर्मठ सिपाही हैं जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मैं कदम में कदम मिलाने वाला आदमी हूं जी। और जहां तक हम लोग, आपको मालूम है कि हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं जी, और एनडीए में 5 दल हैं। और जहां तक हमारी अपनी बात है, मैं अपनी बात कहूंगा जी, साथ ही साथ अदर और भी जितने हमारे सहयोगी पार्टियां हैं मैं सबकी बात करूंगा कि हम लोगों की बूथ लेवल पर जी, जमीनी स्तर पर हम लोगों की तैयारी है। और केवल एक ही जगह नहीं, 6 के 6 विधानसभा सीटों पे हमारी पूर्णतः तैयारी है, हर लेवल पे बूथ से लेके और ऊपर तक। और आपको मैं ये बता दूं कि 6 के 6 विधानसभा सीट इस बार एनडीए के खाते में जा रहा है, इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये पूरा आप कंफर्म एकदम हम लोग 100% कंफर्म है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी हम लोगों का महासम्मेलन चल रहा है। हर विधानसभा में डेट वाइज एनडीए के सारे नेताओं का ऊपर से जुटान हो रहा है, जमीनी स्तर के भी नेता, यहाँ के लोकल नेता लोग भी हैं लगे हुए हैं, बाकी ऊपर से ही ऊपर के सारे प्रदेश से भी सारे नेता लोग आ रहे हैं, हर जगह लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और हमारी तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। चुनाव अभी 2 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है, लेकिन हमारी तैयारी अभी से पूरी है और हम लोग पूर्णतः तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। मतलब बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अभी एक रैली निकला हुआ था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और सारे जो उनके घटक दल हैं, जो एनडी सरकार जो गठबंधन है उन लोगों का, तो ऐसा लग रहा है कि उनके आने के बाद आप लोगों में ज्यादा तेजी से ये सभाएं शुरू हो चुका है। कहीं डर तो नहीं है इस रैली को लेके कि कुछ? आपको जानना चाहिए कि हमारी सभाएं हमेशा निरंतर चलती रहती है। अच्छा, इंडी गठबंधन से तो हमारे कहीं ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, उन लोगों से हम लोगों का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग की तैयारी तो सालों साल चलती, 5 साल चलती रहती है। वो लोग अभी चुनाव आया है तो सक्रिय हुए हैं, लेकिन हम लोगों की एनडीए गठबंधन की तैयारी 5 साल चलती है। ऐसा नहीं है कि हम उनके डर से और हम यहाँ पे पुनः अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। हमारी तैयारी चल रही है, चलती रहेगी। चुनाव के बाद भी हम लोग उतना ही सक्रिय रहेंगे जितना आज हैं जी। रही बात उन लोगों की रैली की, तो रैली का मकसद क्या है? नारा लग रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, नारा लग रहा था कि वोट चोर गड्डी छोड़। क्या ये सही है? किसका वोट कटा है? आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको जानना चाहिए कि जिस दिन डीएम के यहाँ ये वोटर ये का सत्यापन हो रहा था, सारी पार्टियों के अध्यक्ष लोग यहाँ बैठे हुए थे और ऑब्जर्वर जो पटना से आए हुए थे। और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जिसका लोग ये रोड पे घूम के और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। कैसे वोट चोरी हो गया भाई? पहले तो आपने वोट चोरी किया था कि बैलेट से ये होता था, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, बक्से के बक्से गायब हो जाया करते थे। अच्छा, जबरदस्ती ये होता था। एनडीए सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जब ये ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ तो उसमें कहीं संभावना है क्या वोट चोरी का? कोई ये है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों को हलफनामा दिया था और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए कि कैसे हम हैक करते हैं, नहीं कर पाए। तो फिर आज कैसे चोरी हो गया? जो यहाँ का नहीं है उसका तो कटना है। लेकिन ये भी बात तो सत्य है कि जो ईवीएम से यहाँ इलेक्शन हो रहा है अपने इंडिया में, जहाँ से ईवीएम आया
जिस देश से ईवीएम को लाया गया उस देश में फिर से बैलेट पेपर पे वो लोग इलेक्शन शुरू किए हैं, ईवीएम को वो लोग हटा चुके हैं। कोई बात नहीं है, अपने यहाँ भी जैसा ये बनेगा वो तो सरकार के काम है, उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो सरकार सोचेगी, वो गवर्नमेंट में बैठे हुए ऊपर बैठे हुए लोग सोचेंगे कि इसको हमको करना है, हटाना है कि रखना है। लेकिन आपको कहीं चोरी दिख रहा है? अगर मान लीजिए कि किसी का वोटर एक जगह 4 जगह नाम है, तो जो आधार से लिंक हो रहा है तो चारों जगह तो शो करेगा ना वो जी। तो एक जगह ही तो आप कहीं उत्तराधिकारी हैं वोट देने के लिए। हाँ, जहां तक बात है वोट चोरी का जी, आपने वो रैलीज में देखा जी, और रैली में आप लोगों ने देखा होगा जितने लोग रोड पे खड़े थे, एक सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि उस रैली के लोग ही और उनके प्रोटेक्शन में चलने वाले 3-4 मोटरसाइकिल जबरदस्ती उठा के लेके चले गए थे जी। ऐसा कुछ खबर आया है ना जी, जी। जबरदस्ती उठा के लेके चले गए और रैली में घूमने के लिए जो खुद राहुल गांधी के प्रोटेक्शन में चलने वाले लोग थे, 5-6 मोटरसाइकिल जबरदस्ती एक ढाबे से उठा के लेके चले गए और जगह जगह ले जाके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अलग अलग फेंक दिया गया था मोटरसाइकिल का, जिसमें एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल मिला ही नहीं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पुनः जिस दिन समापन था उस दिन उसको बुला के लाके उलझ दिए। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे चेन छीनने का भी घटना हुई थी। अच्छा, गोपालगंज में भी ऐसी घटना हुई थी जी, जी। उसमें कौन लोग चल रहे हैं? खुद अपने गिरवा में नहीं झांकते हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 हमारे तरफ देखता है। तो पहले अपने आप को आत्ममंथन तो करें जी, जी। दूसरे पे कहने के वोट चोर, ये उचित नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसा प्रूफ है, बहुत सारा ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो ये राहुल गांधी जी ने किया था और बहुत सारा ऐसा कुछ डिमांड भी रखा था कि जो SIR है उसमें आधार कार्ड को भी जोड़ा जाए, जो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानना पड़ा कि हाँ उसमें आधार कार्ड को नहीं, ठीक है, आधार कार्ड उसको मान्य कर लिया गया। आधार कार्ड पहले नहीं था, मान्य कर लिया गया ना जी, जी। उसके बाद आपने क्यों नहीं दिया? कितने नाम कटा है आपने? तो कब आपको तो देना चाहिए ना कि इतने लोगों का नाम इस जगह से कटा हुआ है। तो आपकी पार्टी का एक आदमी, एक भी बीओले कोई नाम दिया है जोड़ने के लिए? नहीं, कुछ लाख तक इन लोगों ने दिया है, ऐसा कहने के लिए है, दिया नहीं है, केवल कह लोग रहे हैं, दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हलफनामा मांगा था इनसे जी, मांगा था, गए साइन करने के लिए। चुनाव आयोग मांगा था ना, गए साइन करने के लिए। नहीं, अगर आपके अंदर चोरी नहीं होती और आप झूठ नहीं बोल रहे होते तो आप बोल्डली गए होते चुनाव आयोग के सामने अपनी बातों को बोल्डली रखने के लिए जी। हाँ, लेकिन गए नहीं। किसको चोर कहेंगे? कहने से चोर नहीं होता है, आदमी प्रूफ करना पड़ता है जी। अगर आपको हम चोर कहते तो आप चोर नहीं हो जाएंगे जब तक कि आपके साक्ष्य नहीं ये सामने आएगा। लेकिन विपक्ष का वो एक बहुत बड़ा फेस है राहुल गांधी, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है और पूरा कुछ लाख तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो चुनाव आयोग उन पे आरोप लगाया वो भी तो गलत था कि डायरेक्ट आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट आप उनको बोल रहे हैं प्रूफ दिखाने के लिए, जो भी दिखाने के लिए। आपका अगर आप में गलती है तो आप भी तो उसको सत्यापन कर सकते हैं, आप भी तो उसको देख सकते हैं कि हाँ हमारी गलती कहाँ हुई। मैं अभी छोड़ दीजिए चुनाव आयोग की बात छोड़ दीजिए, मैं अपने यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला भी है जी कि अपने यहाँ साक्ष्य लोग नहीं प्रस्तुत कर पाए जी। कितने लोगों का नाम कट पाया है यहाँ डीएम के यहाँ ऑब्जर्वर के सामने ये लोग नहीं दे पाए एक नाम जी। तो चुनाव आयोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको ये भी आंकड़ा हम बता दें जी कि जितने एनडीए समर्थित बीएलओ हैं सब लोगों ने नाम जुड़वाने का काम किया है, जिसका भी नाम जिस वजह से कटा हो और उनका नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी बीएलओ के द्वारा नाम नहीं जुड़वाया गया है। चलिए, अच्छी बात है, अगर चोरी नहीं हुआ तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक मुद्दा लेके वो लोग चल रहे हैं जो बहुत बड़ा बन चुका है। विपक्ष का अपना ये है तो उनको भी तो कुछ करना है जी, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भी हैं अभी जी जी, हम समाप्त नहीं हैं। मुद्दा तो कुछ बचा नहीं है जी, तो कुछ तो एक तो उठा लीजिए भाई कि हो हल्ला करते रहें। हो हल्ला करने के लिए तो कुछ चाहिए ना जी, तो इसलिए तो कुछ कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। और उसमें अभी उसी रैली के दौरान एक जो गाली का जो आया था बहुत बड़ा इशू बन गया, उस चीज़ को लेके कुछ दिन
प्रधानमंत्री हमारे जापान में थे, जापान से घूम के आए, उसके गाली के 4 दिन बाद उनको भी आंसू आया अपनी माँ को लेके। बिहार को संबोधित कर रहे थे उस टाइम। बहुत सारे अपने यहाँ का नेता थे, जैसे दिलीप जायसवाल जी थे, वो रो रहे थे। उन्होंने एक पोस्टर ले रखा था जिस पे लिखा था मैं भी एक माँ हूँ, जो उचित नहीं है एक मर्द को लिखना ये चीज़ कि मैं भी एक माँ हूँ। ये तो मोदी जी की माँ की आप बात कर रहे हैं। किसी के माँ के साथ भी ऐसा होगा तो सबको कुछ थोड़ी देर के लिए ये कष्ट होगा, और वो भी खुले मंच से लाउड स्पीकर में किसी के माँ की गाली दिया, और वो भी एक इंडी के मंच से उनको गाली दिया जा रहा है। क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित कहीं किसी से नहीं है। एंगल से उचित है? नहीं, किसी एंगल से। अब वो भी एक देश के सबसे उच्च पोस्ट पे बैठे हुए प्रधानमंत्री की माँ की, जो अभी इस दुनिया में है नहीं जी। तो मन की व्यथा जुबान पे जरूर आ जाती है। अगर हमारे दिल में अंदर कुछ चलता है, कुछ गलत चल रहा है, तो कभी ना कभी वो जुबान पे आ ही जाएगा, और यही हुआ है। लेकिन विपक्ष का जो उस पे कहना है, वो लोग जो मंच छोड़ के चले गए थे वहां से, कोई बड़ा नेता नहीं था वहां पे, जो जब ये गाली वाला शुरू हुआ, जब पुलिस उसको पकड़ा तो पुलिस ने भी ये चीज़ बताया है कि ना वो आरजेडी से है और ना ही कांग्रेस से है, बस एक मंच का यूज किया गया उस गाली के लिए। ये चीज पुलिस भी हलफनामा में किया हुआ है। अगर मैं लोजपा रामविलास से आता हूँ जी, अगर मैं यहाँ कुछ अपशब्द बोलूंगा तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं जी, ये इसकी भनक दूर तक जाएगी, और इसमें घसीटे कौन जाएंगे? बड़े लोग, हमारे बड़े लोग और हमारे बड़े नेता लोग सीटे जाएंगे। और हुआ यही हुआ है। मंच आपका है ना जी। हाँ। वहाँ जितने लोग गए हैं वहाँ हम जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। कोई भी देखेगा तो यही कहना कि वो आपका आदमी है जी। और आपके यहाँ जो नारा लगा रहा है तो कौन नहीं कहेगा कि वो आपका आदमी नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि मेरा नहीं है तो कहने की अलग बात हो गई जी। लेकिन अगर आपके साथ है और आपके मंच पे है तो दूसरे पार्टी का आदमी नहीं हो सकता है। गाली, कोई भी गाली किसी एंगल से और किसी के लिए भी उचित नहीं है। इसके लिए हम भी ये कहेंगे, मैं तो ऐसा कह नहीं सकता हूँ, किसी को गाली नहीं दे सकता हूँ, लेकिन किसी भी एंगल से, चाहे किसी पार्टी से हो, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हमको यही रहना है, इसी समाज में रहना है, और सामाजिक दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। लेकिन एनडीए में भी कुछ लोग हैं जो टीवी डिबेट में आके किसी की माँ को गाली दिया सामने से, वो आज भी प्रवक्ता बने बैठे हैं, उनके लिए मोदी जी कुछ नहीं बोले। ये तो मैं अभी सुना नहीं हूँ तो इसमें मैं कुछ बोलूंगा। उनका नाम भी हम बता सकते हैं जो डिबेट हुआ था उनका। और एक ऐसा नेता भी है अभी जो भूमिहार लोगों का नेता भी कहा जा रहा है उनको, जी जी जी, वो भी अभी पार्टी में आए हुए हैं। वो भी गाली का पूरा जो एक सारिका पासवान है उनको बहुत सारे गाली दिए, बहुत सारे अपशब्द बोले, 200-250 तक का कुछ बोल दिए उन्होंने, साड़ी खोल के घुमाएंगे वो। फिर भी प्रधानमंत्री उनके सामने ये पुरानी बातें आप कह रहे हैं। एकदम नया है, जो नया नहीं है, करंट नहीं है, ये पुरानी चीज है। अभी जब ये सिचुएशन बना हुआ है गाली वाला, तो उजागर होके आया हुआ है। वो पार्टी में नए आए हुए हैं, इसीलिए सबको उजागर होके आया हुआ है, लेकिन ये चीजें पुरानी है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा कुछ पूछता है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा बात है, इसको हटाते हैं, गाली से दूर होते हैं हम लोग और दूसरी बात पे आते हैं। राजनीति में अभी एक ऐसा पार्टी है जो 5-10 साल से मेहनत कर रहा है अपने आप को स्थापित करने के लिए, जन स्वराज जी। उसके बारे में आपका क्या राय है? क्या हम कहें उनके बारे में? वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बिहार को लेके जी, लेकिन पिछली सरकार में और इसके पीछे भी एनडीए के गवर्नमेंट के पहले वाली सरकार में बिहार की स्थिति क्या थी आप भी जानते हैं जी। हम लोग कैसे जीते थे, शायद आप हमसे उम्र में बहुत छोटे होंगे जी जी, लेकिन हम लोगों ने वो दौर देखा है। मेरे साथ जो ऑकरेंस हुआ है मैं इस ऑन कैमरा नहीं कह सकता हूँ, मेरे साथ हुआ, और दिन दहाड़े 10 बजे दिन में मुझे पिस्टल भिड़ाया गया था जी। किसका राज था? वही दौर था, लालू का दौर था उसी समय, 2005 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ जी। तो वो दौर, उससे बेटर तो हम लोग हैं ना। लेकिन अगर और रही बात नहीं, आप बात करें जन स्वराज की, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। जब एनडीए का सरकार बना, चीजें परिवर्तित हुई, बहुत कुछ बदलाव हुआ जी। बिहार आज प्रगतिशील बिहार दिखने को मिल रहा है। हम लोग चैन की सांसें ले रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे क्या नहीं हुआ है बताइए? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जी, स्वास्थ्य, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है जी। लेकिन जो महानुभाव आके और पैदल घूम रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, घूम रहे हैं,
और कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसके पहले तो वो भी हम ही लोगों के साथ थे ना, हम लोग के कंपेनर थे। जी जी हाँ, जी। उन्हीं का नारा दिया हुआ है कि अब की बार मोदी सरकार। जी, उन्हीं का नारा है। आपका राजनीतिक भविष्य क्या है? आपने तो पीछे पीछे घुमा है ना जी। और आज कह रहे हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा। आपका विजन क्या है? बताते क्यों नहीं है कि, और करेंगे तो कैसे करेंगे, ये भी तो बताना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन कैसे करेंगे ये भी तो बताइए। कैसे हम भरोसा आप पे करेंगे? तो पावर में आदमी आएगा उसके बाद शायद कुछ नहीं, पावर में आने के बावजूद भी आप कैसे करेंगे? एक दिन में मैं ये कर दूंगा, एक दिन में मैं वो कर दूंगा, है संभव? जी। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो समझ में आता है। कहने, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जी। और लोग समझते हैं, बिहार की जनता ये जान रही है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार भी देखा। जी। दिल्ली में भी एक केजरीवाल जी आए हुए थे, क्योटो बना रहे थे दिल्ली को। कितना क्योटो उन्होंने बनाया, हम लोग देखे हैं, सामने है। ये भी एक सपना, दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं। और ये दिवा स्वप्न बिहार की जनता जानती है, हर एक बच्चा समझ रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं पैसे पे घूमने वाले लोग, दिन भर घूम रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं। एक जिले में नहीं तो 50 से अधिक गाड़ियां घूमती है कि नहीं दिन भर? जी जी, वो तो 5 साल से मेहनत दिन भर घूमती है। जी। लेकिन होना क्या है, जिनको खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है जी कि हम इतना सीट लेने जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा। खुद ऑन कैमरा उन्होंने बोला है कि अगर मेरे पास इतनी सीटें आती है तो मैं उन लोगों को स्वतंत्र छोड़ दूंगा, आप जिस पार्टी में जाना है चले जाओ। जिनको अपने पे भरोसा नहीं है, जी। जो रणनीतिकार खुद है, दूसरे के रणनीति बनाए हुए, उनको अपनी रणनीति अपने ऊपर नहीं चल रही है कि हम इतना सीट जीतने जा रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं? आप उनको दोष दे रहे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर जो हैं उनको, लेकिन आरजेडी जो है वो तो आप ही के बी टीम उनको बताती है कि ये आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं वो लोग। आरजेडी ये भी बोलती है कि वो वैसे भी बी टीम है। जी, वो ऐसी कोई बोला तो जाता है। कहने के लिए किसी के मुंह पे ताले तो नहीं लगाएंगे ना। नहीं, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। जी। ये अभिव्यक्ति की ये है, स्वतंत्रता है अपने कहने का। जी जी। इसमें कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। अब आरजेडी कहे, कांग्रेस कहे कि जनसुराज बी टीम है कि सी टीम है, जी। वो अच्छी तरह से जानते हैं। जी। हम तो नहीं जानते हैं कि ये कौन है। अगर वो हमारे अगेंस्ट में है तो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। अगर आप हमारे साथ चुनाव में आ रहे हैं तो वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी बी टीम है और सी टीम है? हम तो जानते हैं कि वो हमारा नेक टू नेक फाइट होगा, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। आप भी आएंगे, आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब बी टीम और सी टीम आप कह रहे हैं, दूसरा कौन कह रहा है, इससे हमको क्या मतलब है? एक बात और आपसे हम बोलेंगे कि यहाँ गोपालगंज की जो राजनीति है, हम अपने क्षेत्र की राजनीति है, यहाँ पे बीजेपी के ये विधायक भी रहे और बीजेपी के एमपी भी रहे, जनक चमार से लेके अभी जो जी। आलोक जी हैं वहाँ तक। तो एक कॉलेज का मुद्दा बहुत दिन से यहाँ पे उठ रहा है। एक छात्र नेता है यहाँ पे, कॉलेज का नहीं, विश्वविद्यालय का एक बहुत दिन से मुद्दा उठ रहा है। लेकिन इस पे हमको नहीं लग रहा है कि इस पे इन लोगों का भी नज़र पड़ा हुआ है। जो हमारे एमपी थे, जनक जी थे, चाहे अभी आलोक जी हैं। अब इन लोगों का नजर पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये तो मैं नहीं आपको बता सकता हूँ जी। लेकिन कुछ हाईकोर्ट विधानसभा के जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, अमरेंद्र पांडे जी जी जी, उनकी नजर है इस पे, और उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में भी लिखा है कि इसके बाद पुनः मैं उसी पे भिड़ूंगा और मैं विश्वविद्यालय के लिए मैं आवाज उठाऊंगा विधानसभा में। वो भी तो आज बहुत दिन से एमएलए हैं वहाँ पे। तो एमएलए नहीं है जी, एमएलए हैं। हाँ, एमएलए हैं, सॉरी, एमएलए हैं जी। तो हैं, तो उनको फिर इलेक्शन आते याद आ गया कि हाँ चलो इसमें। नहीं, याद नहीं आ गया, उनका घोषणा पत्र में है। बाकी सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। आलोक कुमार सुमन भी, हमारे सांसद महोदय भी इस पे काम कर रहे हैं। बाकी अदर जो भी एनडीए समर्थित लोग हैं जी, वो लोग इस पे लगे हुए हैं। और इन फ्यूचर भविष्य में विश्वविद्यालय का भी गठन होगा गोपालगंज में। जगह के मुआयना चल रहा है। इतने दिन ये हो रहा था ना, अभी जी सब यहाँ हवाई अड्डा नहीं थी। हाँ। लेकिन हमारे सांसद महोदय की देन, पीछे पूर्ववत सांसद लोगों का देन जी, और उन लोगों के मुद्दा संसद में उठाने के चलते आज उसका ये विस्तारीकरण शुरू हो गया है। जी जी, निकट भविष्य में वहां से उड़ाने भी शुरू हो जाएंगी। आप विजयपुर में बियाडा का काम, जमीन का एक्वायरमेंट हो गया है, जहाँ पे बियाडा के तहत वहाँ पे ये हो रहा है। छोटी इंडस्ट्रीज के लिए जगह का मुहैया कराया जा रहा है।
तो ये तो डेवलपमेंट ही है ना। जी जी। तो चीजें सबके नजर में है, समय का इंतजार है, समय आने पे सब कुछ हो जाएगा। अब की बार इलेक्शन में एनडीए का क्या मुद्दा रहेगा गोपालगंज से? अच्छा, पूरा बिहार में अगर देखा पूरे बिहार में एनडीए का मुद्दा क्या है, बचा ही क्या है, अब कुछ क्या नहीं हुआ, सब तो मुद्दा है। लोग तो सब जानते ही हैं कि क्या एनडीए सरकार किया है यहाँ पे, नीतीश कुमार क्या किए हैं यहाँ पे। शिक्षा में आप क्रांति लेके आए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल जाते थे तो बोरे पे बैठते थे जी, भवन भी नहीं था, विद्यालय का भवन भी नहीं था। आज कोई भी ऐसा गांव बाकी है जहां विद्यालय का भवन न हो। हम लोग जब 10th पास कर गए तो +2 करने के लिए या तो हथुआ नहीं तो गोपालगंज जाना पड़ता था। और आज जो प्राइमरी विद्यालय था मिडिल स्कूल हो गया, मिडिल को हाई कर दिया। जो मिडिल स्कूल था वो हाई स्कूल हो गया जी, जो हाई स्कूल था वो +2 विद्यालय में कन्वर्ट हो गया। बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़ता था, दूर नहीं जाना पड़ रहा है। जी, बच्चे 10th पास अपने गांव से ही, अपने पंचायत से ही कर ले रहे हैं। यह शिक्षा में क्रांति नहीं है, यह डेवलपमेंट नहीं है। जो हम लोग यहाँ पे इस शहर की मैं बात बता रहा हूँ, गोपालगंज शहर की मैं बात बता रहा हूँ कि हर चौराहे पे जाम से जो हम लोग जुटते थे, शहर के इस पार से उस पार जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, यह भी तो एक डेवलपमेंट है कि बड़ी गाड़ियां शहर के शुरू में चढ़ती है और अंत में जाके निकलती है, और हम लोग स्मूथली अपने हमारी ट्रैफिक बिना जाम में फंसे हुए घूम रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां जल्दी स्कूल नहीं जाती थी पढ़ने के लिए, आज देखिए ड्रेस भी मिलता है, अपडेट होके साइकिल भी मिल रहा है, और सवेरे अपने समय से अपना घर का काम करते हुए और पढ़ाई में भी अव्वल हैं। पढ़ाई भी हो रहा है, पढ़ाई में भी हमारी यहाँ की बच्चियां अव्वल हैं और साइकिल पे बैठती है, घंटी टनटनाते हुए विद्यालय समय से जाती है और पुनः विद्यालय घर से आती है। ये विकास नहीं है तो क्या है? आज 400 रुपये पेंशन था, 1100 रुपया हो गया। 400 रुपये में क्या कोई करता था, लेकिन आज सभी लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। रसोइये का मानदेय बढ़ गया, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ गया, बिजली, कभी हम लोग सोचते थे कि तारों पे कपड़ा सुखाया जाता था गाँव में, और आज कोई भी गाँव ऐसा सूता नहीं है जो जगमग नहीं कर रहा हो। ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है? आज अगर गांव से निकल के कोई गांव से 1 किलोमीटर अगर जाके चौरा में कोई घर बना रहा है तो उसके घर बनने के पहले वहां बिजली बल्ब जलता मिलता है। या डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है? हर गांव गली सड़कें चकाचक है जी। इसको अब क्या चाहिए? स्वास्थ्य, कभी अब सदर का अपना ये सदर हॉस्पिटल, कभी ना डॉक्टर रहते थे ना टीचर रहता था, और आज सारी व्यवस्था उपलब्ध है। आज सारी व्यवस्था उपलब्ध है कि नहीं है जी? पर डे एक डॉक्टर हजार ओपीडी करता है, 500 ओपीडी करता है हर डिपार्टमेंट में। सुविधा है तभी तो भीड़ है, अगर सुविधा नहीं होती तो कोई पहले जाता था हॉस्पिटल में? नहीं, सब प्राइवेट। और आज सब लोग आज सदर अस्पताल में जाते हैं, अगल बगल अपने यहाँ जो भी पीएचसी है वहां लोग जाके अपने इलाज करा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में भी तो क्रांति आई हुई है। अब क्या चाहिए? सुनने में ये भी आ रहा है और बहुत सारा ये लोगों से जानकारी मिल रहा है, सीएम का जो उम्मीदवार है आपका एनडीए से, बहुत लोग कह रहा है कि आपका लोजपा रामविलास जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं चिराग पासवान, बहुत लोग का ये मानना है कि उनको सीएम होना चाहिए बिहार का। इस पे आपका क्या राय है? क्यों नहीं होना चाहिए जी? एकदम होना चाहिए, क्योंकि उनके विजन जो है ना, चिराग पासवान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनका विजन ही बिहार के लिए कुछ अलग है। जो विजन हम लोगों का है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उनके पिताजी जो थे पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी, जब उन्होंने पार्टी बनाया तो उनका एक ही टैगलाइन था कि मैं उस घर में दीप जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। वो तो आज है नहीं, लेकिन उनकी ये बातें आज भी ज्वलंत है। जिस डिपार्टमेंट में रहे, आपने उन डिपार्टमेंट को चमकते हुए देखा है जी। आज हम लोग मोबाइल क्रांति आई हुई है, ये हमारे रामविलास पासवान जी का दिन है। और दिमाग में जो भी सीएम के दिमाग में या बिहार के डेवलपमेंट के लेके जो विजन है, ये वैसे एक पढ़े लिखे और एक योग्य आदमी के ही दिमाग में हो सकता है, और इसके लिए चिराग पासवान उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि पढ़े लिखे, योग्य, क्वालिफाइड हैं। हम लोग उस युग को भी देखे वैसे भी रहे हैं कि हमारा सीएम और उप सीएम हमारा इलिटरेट रहा है, 8वीं पास और 9वीं पास रहा है। ये हम लोगों की दुर्भाग्य है जी। आज जो भी हमारे ये हैं वो भी इंजीनियर हैं,
नीतीश कुमार जी हमारे वो भी इंजीनियर है, जो उनका एक विजन है कि आज बिहार इस तरह से प्रगति पर अग्रसर है। तो मैं भी ये चाहूंगा कि अगला सीएम हमारे ही पार्टी से हो और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हो, क्योंकि विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, सीट के बंटवारा को लेके बहुत सारा हल्ला होते रहता है, बहुत सारा झगड़ा भी होता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो सबका रहता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए। इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं जी, और यहाँ जिले में बैठ के और हम लोग सीटों के डिसाइड नहीं करते थे कि हमको इतना सीट मिल रहा है, हमको इतना सीट रहा है। जी, जी। ये एनडीए के लोग जब आपस में बैठेंगे जी, और वहां पे ये लोग जब बैठेंगे तो उन लोगों की ये समस्या है कि कितनी सीटें किसको देनी है और किसको कितने पे चुनाव लड़ना है। हम यहाँ इस माइक पे बैठ के और आपसे कहें कि नहीं हमको इतना सीट मिल रहा है, ये अच्छा नहीं है। सही बात, क्योंकि ये हम लोग का प्रश्न ही नहीं है, हम लोग का ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि हम इस पे डिस्कस करें। जब होगा, जितनी सीटें मिलेगी उतने पे हम लड़ेंगे। सही। और जितनी सीटें, ये भी मैं आपको कह रहा हूं कि जितने सीटें लोजपा को मिलेगा उतनी सीटें हम लोग जीतेंगे भी, क्योंकि लोजपा मतलब जीत की गारंटी। संसद के चुनाव में आप देखे हैं, लोकसभा चुनाव में भी देखे हैं कि 5 की 5 100% स्ट्राइक के रेट के साथ हम लोगों ने 5 का 5 सीट जीता है। और इस विधानसभा में मैं आपको बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि जितनी भी सीटें मिलेगी लोजपा की, वो सारी सीटें हम लोग जीत के और आएंगे। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। अब एक चीज़ जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आदमी को, जो वोटर हैं हमारे, जैसे हम लोग हैं, आम आदमी जो है, वो क्या देख के आदमी को वोट करना चाहिए? पार्टी देख के वोट करना चाहिए, विचारधारा देख के वोट करना चाहिए, या उम्मीदवार को देख के वोट? मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा जी कि जो आपके हर समय खड़ा पार्टी मिले, जो आपका विकास करे, जो आपका डेवलपमेंट करे जी, और सर्वांगीण विकास जिस पार्टी से होता है, और जो उम्मीदवार लोकल के लेवल पे, जो उम्मीदवार आपके साथ कदम में कदम मिला के चल रहा है, उसको आप वोट कीजिए जी, उसको आप विजयी बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक होता है कि अपने पार्टी को ही, नहीं, मैं अपने पार्टी की बात नहीं कर रहा जी, लेकिन ये आम आदमी पर आपने छोड़ दिया। आम वो अपनी स्वेच्छा से ये करे कि हमारा हितैषी कौन है। नहीं, बहुत अभी तक इस सरकार में हमारे लिए ये सरकार क्या की है? अगर आपके लिए कुछ हुआ है तो आप हमको वोट कीजिए जी, काम पे वोट कीजिए, काम पे वोट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारा गांव डेवलपमेंट कर रहा है, हमारी पंचायत में डेवलपमेंट हुई है, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है और हमारा बिहार प्रगति किया है, तो आप हमको वोट कीजिए। मैं सभी से अपील यही करूंगा। जी, बहुत ही अच्छा लगा। आप अपनी बात बहुत ही बेबाक तरीके से रखे हमारे सामने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया आपने। अब गोपालगंज के वासियों को आपको क्या कहना है? चलते चलते आप उनको कुछ संदेश दे दीजिए अपने पार्टी की ओर से, और जो भी है। मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं सभी लोगों से ये आह्वान करूंगा कि अगर चुनाव आता है पुनः जी, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और वोट कीजिए जी, और पुनः बिहार को आगे बढ़ाने में अपने योगदान दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बैठे और इतना टाइम दिए हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू।